नमस्कार, आप देख रहे हैं लाख टक्के की बात। हम आपको दिखाएंगे आज दिन भर की तमाम अहम खबरें। पांचवें चरण के मतदान में कैसा रहा वोटर टर्नआउट और क्या कुछ स्थितियां बन रही हैं। उसके बाद पश्चिम बंगाल की हिंसा से जुड़ी हुई भी हर खबर की अपडेट होगी। साथ ही चुनाव प्रचार में किस तरह से आरोप प्रत्यारोप आज दिन भर एक दूसरे पर पार्टियों ने लगाए, उस पर भी अपडेट देंगे। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की टॉप 10 न्यूज। 7 राज्यों की 51 सीटों पर आज 5वें चरण का मतदान हुआ, लेकिन वोटिंग के दौरान पश्चिम बंगाल में जमकर हिंसा हुई। हावड़ा में बीजेपी कार्यकर्ता प्रशांत वर्मा पर जानलेवा हमला किया गया। बैरकपुर के नातुनपाड़ा में भी 177 नंबर बूथ पर गोलीबारी और बमबाजी की गई। बीजेपी उम्मीदवार अर्जुन सिंह पर हमला किया गया। यहीं अर्जुन सिंह की एक महिला से झड़प हो गई। बीजेपी ने टीएमसी पर हिंसा फैलाने और हुगली में फर्जी वोटिंग करने का आरोप लगाया है। बैरकपुर में फिर से चुनाव की मांग की गई है। आज राजनाथ सिंह, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और स्मृति ईरानी समेत कई दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई। लखनऊ में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मतदान किया। जयपुर में राज्यवर्धन सिंह राठौर और हजारीबाग में यशवंत सिन्हा और जयंत सिन्हा ने वोटिंग की। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में फिल्म अभिनेता आशुतोष राणा ने भी वोट डाला। लखनऊ में बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी मतदान किया। लोगों से भारी संख्या में मतदान की अपील की। कहा कि अमीर और गरीब सबके वोट की अहमियत है। वोट डालने के बाद मायावती ने यूपी के बस्ती में रैली की। बीजेपी पर जमकर प्रहार किया। सरकार ने देश व जनहित में कार्य करने की बजाय ज्यादातर यहाँ अपने आरएसएस के एजेंडे को ही लागू किया है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में भी आज वोटिंग हुई। सुबह से ही पोलिंग बूथों पर लोगों की कतारें दिखी। वोट देकर लोगों ने आतंक को करारा जवाब दिया। हालांकि इस दौरान आतंकियों ने दहशत फैलाने की साजिश रची। रोहमू पोलिंग बूथ पर ग्रेनेड फेंका, लेकिन हमले में कोई हताहत नहीं हुआ। आतंकियों की तलाश की जा रही है। वोटिंग के दौरान मार्मिक और अजब तस्वीरें दिखी। लखनऊ में मतदान केंद्र पर बारात जाने से पहले दूल्हे ने वोट दिया। दूल्हे बैंड बाजे के साथ पोलिंग बूथ पर पहुंचा और लाइन में लगकर मतदान किया। वहीं एमपी के छतरपुर में पिता की मौत के बाद वोट डालने पहुंचे एक युवक ने मिसाल पेश की। चिता को मुखाग्नि देकर उन्हीं कपड़ों में पोलिंग बूथ पर लाइन में लगाकर वोट डाला। फानी तूफान से मची तबाही का जायजा लेने आज पीएम मोदी ओडिशा पहुंचे। फानी प्रभावित इलाकों का पीएम ने हवाई सर्वे किया। राहत बचाव के काम पर पीएम मोदी ने सीएम नवीन पटनायक की तारीफ की। वहीं दूसरी ओर तूफान में मदद को लेकर पीएम मोदी ने ममता पर वार किया। चक्रवात के संबंध में मैंने ममता दीदी से फोन पर बात करने की कोशिश की थी, लेकिन दीदी का अहंकार इतना ज्यादा है कि उन्होंने मुझसे बात नहीं की। दिल्ली में वोटिंग से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। बिजवासन से विधायक देवेंद्र सहरावत ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। देवेंद्र सहरावत ने दिल्ली बीजेपी नेता विजय गोयल और विजेंद्र गुप्ता की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ली। देवेंद्र सहरावत ने आम आदमी पार्टी पर अनदेखी और अपमान का आरोप लगाया। कुछ और लोगों के भी बीजेपी में शामिल होने का दावा किया। सीबीएसई के 10वीं के नतीजे आज घोषित हो गए। 13 बच्चों ने टॉप किया है। इन बच्चों को 500 में से 499 अंक मिले हैं, जिसमें 7 लड़कियां और 6 लड़के शामिल हैं। जबकि दूसरे नंबर पर 498 अंकों के साथ 25 बच्चे हैं। 10वीं के रिजल्ट में इस बार 91.1% छात्र पास हुए हैं। त्रिवेंद्रम रीजन का रिजल्ट 99.85% के साथ सबसे बेहतर रहा है। सीसीटीवी में दिख रही पिटाई की तस्वीर पंजाब के अमृतसर की है, जहां भैंस खोलने को लेकर हुए विवाद में सिख युवक को सरेआम पीटा गया। 5 युवकों ने लाठी डंडों से उसकी जमकर पिटाई की। महिला बीच बचाव में आई तो उसे भी धक्का दे दिया। मारपीट की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। भगवान केदारनाथ की डोली उत्तराखंड के ऊखीमठ से केदारनाथ धाम के लिए रवाना हो गई है। इस मौके पर भारी तादाद में श्रद्धालु मौजूद रहे। सुबह पूजा पाठ के बाद आर्मी बैंड और भक्तों के जयकारे के साथ बाबा केदारनाथ की डोली को रवाना किया गया। 8 मई को बाबा केदारनाथ की डोली केदारनाथ पहुंचेगी और 9 मई सुबह धाम के कपाट खुलेंगे, जिसके बाद अगले 6 माह तक केदारनाथ धाम में श्रद्धालु भगवान के दर्शन कर सकेंगे। 3 मई को ओडिशा और उसके 24 घंटे बाद पश्चिम बंगाल को तबाह करने के बाद फानी तूफान तो बांग्लादेश की तरफ कूच कर गया, लेकिन समंदर से उठे तूफान पर सियासी तूफान भी उठ खड़ा हुआ। आज पश्चिम बंगाल की रैली में पीएम मोदी ने ममता बनर्जी पर सीधा हमला बोला कि राज्य की मुख्यमंत्री ने 2 बार फोन तक रिसीव नहीं किया प्रधानमंत्री का। टीएमसी पलटवार कर रही है कि फोन सीएम को नहीं आया था। का अहंकार इतना ज्यादा है कि उन्होंने मुझसे बात नहीं की। एक्सपायरी प्राइम मिनिस्टर निर्वाचনের আগে রাজনীতি করছে।
ये वो सियासी तूफान है जो फानी तूफान के गुजरने के बाद उठा है। कुछ इसी तरह फानी तूफान ने ओडिशा से आगे निकलकर पश्चिम बंगाल में दस्तक दी थी। 4 मई को फानी चक्रवात पश्चिमी मिदनापुर के खड़गपुर और उसके बाद दीघा में हवाओं की रफ्तार ओडिशा के मुकाबले थोड़ी कम थी, लेकिन जिन जिन इलाकों से ये गुजरा वहीं तबाही के निशान छोड़ गया। दीघा की ये तस्वीरें देखिए, कहीं मकान पर भारी भरकम पेड़ गिरे हैं तो कहीं रास्ते पर बिजली के पोल गिरे हैं और अब समंदर से उठे इसी तूफान पर सियासी तूफान का घमासान मचा है। पश्चिम बंगाल के तमलुक में बीजेपी की रैली में पीएम मोदी ने सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर यही बड़ा आरोप लगाया कि अहंकार में डूबी सरकार केंद्र की उपेक्षा कर रही है। हमारे पश्चिम बंगाल की स्पीड ब्रेकर दीदी, ये स्पीड ब्रेकर दीदी ने इस चक्रवात पर भी राजनीति करने की भरपूर कोशिश की है। चक्रवात के संबंध में मैंने ममता दीदी से फोन पर बात करने की कोशिश की थी, लेकिन दीदी का अहंकार इतना ज्यादा है कि उन्होंने मुझसे बात नहीं की। चुनावी सरगर्मी में बंगाल में बीजेपी और ममता की पार्टी आमने सामने है। एक बार फिर सियासी लड़ाई में केंद्र बनाम राज्य सरकार के बीच ठन गई है और आज जब दीदी के गढ़ यानी बंगाल में पीएम मोदी ने ममता बनर्जी पर केंद्र की उपेक्षा का आरोप लगाया तो टीएमसी भड़क गई। উনি আমরা সব ওনার চাকর বাকর, আমাদের ডেকে পাঠাবেন, ওনাকে রিপোর্ট দিতে হবে। সেই জন্য উনি একটা লোক দেখানো মিটিং করবে, তারপরে মিটিং এসে বলবে এই তো রাজ্য এলো না, আমাদের সহযোগিতা করলো না। 42 लोकसभा सीटों वाला पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी का वो किला है जहां कमल खिलाने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के एजेंडे को धार देकर बीजेपी चुनाव में नंबर 2 पर बड़ी छलांग लगाने की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि ममता और पीएम मोदी के बीच सीधी टक्कर होती रही। सीबीआई की एंट्री से लेकर राज्य में पैरामिलिट्री कराने को लेकर मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि प्राकृतिक तूफान पर सियासी तूफान का शोर बुलंद है। टीम न्यूज नेशन। दरअसल लाख टके की बात यह है कि बीजेपी और टीएमसी की सियासत अपनी जगह है, लेकिन जिन लोगों का आशियाना तूफान में तबाह हुआ उन्हें राहत मिलनी चाहिए। राज्य के 6 जिलों में असर देखा गया है तूफान का। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप से जो एजेंसी रेस्क्यू काम में जुटी है उनके मनोबल पर असर पड़ता है। ओडिशा ने संकट काल में बेहतर काम किया, दुनिया में इसकी तारीफ हो रही है और ममता बनर्जी जिस तरह से केंद्र की मदद और केंद्र से संपर्क और जो एक कोऑर्डिनेशन में काम होता है उसको जो नहीं कर पा रही है उसकी वजह से भी यहां पर कामकाज में दिक्कतें आ सकती हैं। तूफान से हुई तबाही का जायजा लेने के बाद आज प्रधानमंत्री ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की तारीफ करते नजर आए। उन्होंने कहा कि सभी ने मिलकर काम किया है। राज्य और केंद्र के बीच पिछले 7-8 दिन बहुत अच्छा संतुलन रहा। भारी तबाही से गुजर रहे सूबे के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अतिरिक्त 1000 करोड़ रुपए की सहायता राशि देने का भी ऐलान किया। आपको बता दें कि शुक्रवार को ओडिशा में आए फानी तूफान से राज्य में भारी तबाही हुई है। इस चक्रवाती तूफान के चलते ओडिशा के 11 जिलों के 14,835 गांव के लगभग 1 करोड़ लोग प्रभावित हुए और 30 से ज्यादा लोगों की जान गई। मुख्यमंत्री जी, धर्मेंद्र प्रधान जी और मैं एरियल सर्वे करके भी पूरी स्थिति का आकलन किया है। आने वाले दिनों में तत्कालीन व्यवस्था, रिलीफ वर्क, रिस्टोरेशन, लेकिन एक लॉन्ग टर्म योजना। सियासत के तूफान में पीएम मोदी ने ममता बनर्जी को जय श्री राम के मुद्दे पर घेरा। दरअसल 4 मई को ममता बनर्जी से जुड़ा एक वीडियो सामने आ रहा था जिसमें कुछ लोगों ने ममता बनर्जी के काफिले के सामने जय श्री राम के नारे लगाए, जिस पर ममता भड़क गई थी। वो अपनी गाड़ी से नीचे उतरती हैं, समर्थकों की क्लास लेती हैं। पश्चिम बंगाल के चंद्रकोण का ये वीडियो है जिस पर आज पीएम मोदी ने ममता बनर्जी और उनकी पार्टी पर हमला किया। ठीक है। इतनी बौखला गई है, कब उन्हें
भगवान की बात करना भी खटक रहा है। हालात तो ये है कि जय श्री राम कहने वालों को ये देश को पता चलना चाहिए, और अगर मीडिया अपने आप को न्यूट्रल कहने का दावा करता है तो देश को ये खबरें पहुंचाने के लिए आगे आना चाहिए। बीजेपी के हाथ में जय श्री राम एक पॉलिटिकल टूल है। उनके बीजेपी के साथ हिंदू धर्म का, राम भगवान का कोई भी नाता नहीं है। वो सिर्फ इसको मुद्दा बनाना चाहते हैं। तो बीजेपी जय श्री राम का इस्तेमाल करती है, वो उनकी राजनीति हो सकती है, लेकिन जय श्री राम के नारे को गाली गलौज कहना और उस पर गुस्सा करना कहां से आप इसे वाजिब ठहरा सकते हैं? ये बात समझ से परे है। बहरहाल 5वें चरण में आज पश्चिम बंगाल की 7 सीटों पर वोटिंग हुई, लेकिन आज का चरण भी पश्चिम बंगाल में हिंसा के नाम रहा। बैरकपुर हावड़ा में जमकर हिंसा हुई है। चारों ओर कुर्सियां बिखरी पड़ी है, तोड़फोड़ मची है। एक नेता लहूलुहान है तो दूसरे नेता पर हमला किया गया। सड़कों पर लाठियां लेकर नारेबाजी हो रही है। बैरकपुर में बमबाजी, हावड़ा में जानलेवा हमला, अमदंगा में झड़प। तस्वीरें लोकतंत्र के पर्व को कलंकित करने वाली है। और ये सारी तस्वीरें आई हैं पश्चिम बंगाल से, जहां 5वें चरण के दौरान जमकर हिंसा और झड़प हुई। बैरकपुर के नातून पाड़ा के बूथ नंबर 177 पर गोलीबारी और बमबाजी हुई। हमलावरों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं का कैंप तोड़ डाला। बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में जमकर झड़प हुई। बीजेपी के उम्मीदवार अर्जुन सिंह पर भी हमला हुआ। अर्जुन सिंह ने चेहरे पर चोट का निशान दिखाते हुए आरोप लगाया कि हमला करने वाले लोग टीएमसी के थे। तृणमूल कांग्रेस के जो हमारे वोटर उनको लेके जा रहे थे। अच्छा। और यहाँ पर हमला किया गया। ये लोग सारे तृणमूल के हैं? सारे तृणमूल कांग्रेस के हैं। उसके बाद क्या आपसे हाथापाई भी उतरे, लोग पत्थर भी फेंकने आए थे? एक आदमी ने मुझे फैट से मार के और वहाँ भागा। टीएमसी के लोग। क्या करेंगे आप? क्या करेंगे अभी? क्या करेंगे अभी? इलेक्शन कमीशन को यहाँ बुलाना होगा। इलेक्शन कमीशन को बुलाएंगे। ओके। इस बीच अर्जुन सिंह को एक महिला से झगड़ते भी देखा गया। बैरकपुर के अलावा हावड़ा से भी खौफनाक तस्वीर आई। यहां फरसोर इलाके में बीजेपी कार्यकर्ता प्रशांत वर्मा पर जानलेवा हमला कर दिया गया। हमले में प्रशांत वर्मा लहूलुहान हो गया। उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। बैरकपुर के अमदंगा से भी हिंसा की तस्वीर आई। टीएमसी समर्थकों ने पुलिस और मीडिया की गाड़ियों पर भी हमला कर दिया। सड़कों पर पेड़ गिराकर जाम कर दिया गया। पथराव में कई लोग घायल हो गए। टीएमसी समर्थक एक बूथ पर भी पहुंचे। सुरक्षा बलों ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो झड़प हो गई। समर्थकों ने टीएमसी के झंडे लहराकर जमकर नारेबाजी की। पश्चिम बंगाल में वोटिंग के दौरान हुई हिंसा पर बीजेपी ने टीएमसी पर हमला बोला है। बीजेपी ने ममता बनर्जी की शह पर धमकाने का आरोप लगाया है। ममता बनर्जी के इशारे पर कर रहे। हमारे उम्मीदवार बाबुल सुप्रियो जो केंद्र के मंत्री भी है, उनके गाड़ी पर हमला किया। आज बराकपुर के हमारे प्रत्याशी अर्जुन सिंह को बहुत बुरी तरह से पीटा है। उस बराकपुर के अनेक केंद्रों पर पोलिंग एजेंटों को रूम में, वोटिंग सेंटर पर आने ही नहीं दिया। बाहर उनको बेरहमी से पीटा गया। टीएमसी के वोटर धमका रहे हैं मतदाताओं को जो उनके पक्ष में नहीं है, और जो उनके पक्ष में नहीं है उनको रोक रहे हैं। लोकसभा चुनाव के पहले चरण से ही पश्चिम बंगाल में वोटिंग के दिन लगातार हिंसा का माहौल है। हर चरण में यहां हिंसा फैलाकर लोकतंत्र को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। बावजूद उसके मतदाताओं ने बम्पर वोट करके इसका जवाब दिया है। टीम न्यूज नेशन। और लोकसभा चुनाव का 5वें चरण का मतदान जो है आज संपन्न हुआ। 7 राज्यों के 51 सीटों पर जो है आज वोट डाले गए और वोटर टर्नआउट जो है, एवरेज वोटर टर्नआउट 61% रहा। वहीं पश्चिम बंगाल में लोगों ने इस बार भी बढ़ चढ़कर मतदान किया। 73%, सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज यही देखने को मिला। कोई शादी के मंडप से सीधे पोलिंग बूथ पहुंचा, घोड़े पर दूल्हा पहुंचा पोलिंग बूथ। 5वें चरण में पोलिंग बूथ पर वोटर्स के अलग अलग रंग से लोकतंत्र की रौनक छा गई। 7 राज्यों की 51 सीटों पर वोटर्स की लंबी लंबी कतारें लगी थी। वोटिंग को लेकर काफी उत्साह दिखा। लखनऊ में तो पोलिंग बूथ के बाहर सेल्फी पॉइंट क्रेज दिखा। 5वें चरण में आज कई दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई, जिनमें गृह मंत्री राजनाथ सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, सोनिया गांधी, केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन राठौर समेत कई दिग्गज शामिल हैं।
पांचवें चरण में 7 राज्यों की 51 सीटों पर शाम 6 बजे तक करीब 61% वोटिंग हुई, जिसमें यूपी में 14 सीटों पर 57.33% मतदान हुआ। पश्चिम बंगाल की 7 सीटों पर 73 से ज्यादा फीसदी वोटिंग हुई। राजस्थान की 12 सीटों पर 63.75% वोटिंग हुई। मध्य प्रदेश की 7 सीटों पर 64.49% वोटिंग हुई, जबकि जम्मू कश्मीर के पुलवामा और शोपियां में 2.81% वोटिंग हुई। लोकसभा चुनाव के अब 2 चरण बाकी हैं, जिनके लिए 12 मई और 19 मई को वोट डाले जाएंगे। टीम न्यूज नेशन। पीएम मोदी के बयान से बीजेपी कांग्रेस में नया घमासान मच गया है। झारखंड के चाईबासा में रैली के दौरान पीएम मोदी ने राहुल गांधी को चुनौती दी है। कहा है हिम्मत है तो बोफोर्स के मुद्दे पर अगले 2 चरण का चुनाव लड़े कांग्रेस। पूरी कांग्रेस पार्टी को चुनौती देता हूं, उनको अध्यक्ष को चुनौती देता हूं, नामदार के परिवार को चुनौती देता हूं। अगर आपको पूर्व प्रधानमंत्री जिन पर बोफोर्स के भ्रष्टाचार के आरोप है, उनके मान सम्मान के मुद्दे पर मैं चुनौती देता हूं, आइए मैदान में उस मुद्दे पर चुनाव लड़िए, देखिए खेल कैसा खेला जाता है। पीएम मोदी ने कोयला घोटाले को लेकर कांग्रेस पर नया हमला बोला। इस बार पीएम मोदी के निशाने पर रही मनमोहन सरकार। उधर शनिवार को प्रतापगढ़ की रैली में पीएम मोदी ने राजीव गांधी पर जो टिप्पणी की थी, उसके जवाब में आज कांग्रेस नेताओं ने चुनाव आयोग में गुहार लगाई और पीएम के चुनाव प्रचार पर फौरन रोक लगाने की मांग की। लगता है कि बोलने वाले को भारतीय संस्कृति, भारतीय अस्मिता का कोई ध्यान नहीं है, परंपरा की कोई समझ नहीं है और सस्ती राजनीति के विषय में कुछ भी कभी भी कहीं भी कह सकते। हमने तुरंत प्रधानमंत्री की कैंपेनिंग में तुरंत प्रतिबंध मांगा है। हमने कहा है कि जो पुराना ये चुनाव आयोग की खुद की क्रेडिबिलिटी के लिए अत्यंत आवश्यक है। गांधी परिवार से लेकर कांग्रेस के तमाम दिग्गज राजीव गांधी पर पीएम मोदी की टिप्पणी पर हमलावर हैं। उधर पीएम मोदी के बयान के बाद अरुण जेटली ने ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने राहुल प्रियंका के आरोपों का जवाब दिया, वो भी इंदिरा गांधी के बहाने। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भी हत्या की गई थी, लेकिन फिर भी आपातकाल और ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में कांग्रेस से सवाल किया जाता है। राजीव गांधी को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में ठन गई। कांग्रेस नेताओं की दलील है कि बोफोर्स मामले में राजीव गांधी पर कभी आरोप साबित नहीं हुए और उन्हें कोर्ट से क्लीन चिट काफी पहले मिल चुकी थी, तो फिर उन पर सवाल क्यों? टीम न्यूज नेशन। और दिल्ली में आम आदमी पार्टी को आज एक और झटका लगा है। नई दिल्ली के बृजवासन से आप विधायक देवेंद्र सहरावत बीजेपी में शामिल हो गए। बताया जा रहा है कि वो पिछले कुछ समय से आप आलाकमान से नाराज चल रहे थे। आम आदमी पार्टी के बागी विधायक देवेंद्र सहरावत ने आखिरकार बीजेपी का दामन थाम लिया। नई दिल्ली सीट के बृजवासन विधानसभा क्षेत्र के विधायक रहे देवेंद्र सहरावत ने दिल्ली बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजय गोयल और विजेंद्र गुप्ता की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। सेना में कर्नल पद से रिटायर होकर राजनीति में आए देवेंद्र सहरावत ने आम आदमी पार्टी पर खुद की अनदेखी और अपमान का आरोप लगाया। मैं फौजी आदमी, मैंने हमेशा नारा दिया था कर्नल का कायदा, बातें कम काम ज्यादा। चुपचाप काम किया, कितना भी अपमानित किया, मैं जनता के सेवा करता रहा, काम करता रहा। अब जब लोगों ने कहा कि कर्नल साहब समय हो गया, छोड़िए अब इसको, तो अपने बूथ लेवल के वॉलंटियर से बात की, उन्होंने कहा छोड़िए इनको, तब जो है छोड़ा है। देवेंद्र सहरावत ने काफी समय से आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक रखा था, जिसकी वजह से 2016 में देवेंद्र सहरावत को पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए सस्पेंड कर दिया गया था और अब वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी इसके पीछे भी बीजेपी पर अपने नेताओं की खरीद फरोख्त का आरोप लगा रही है। वहीं देवेंद्र सहरावत तमाम आरोपों को सिरे से नकार रहे हैं। अगर ऐसे बिकाऊ होते तो 20 साल सेना नौकरी ना करके आते। जब पार्टी बनवानी थी, जिस आदमी को लेकर जो है पूरी देहात में घूमे, आज उसको बोलते हैं कि बिकाऊ है, तो फिर अपने जो है अपने दामन में झांक कर देखना चाहिए कि किस मिट्टी के बने। मैं पूछूं, मैं पूछूं क्या पैसा खाया वो? मैं पूछूं कि हर चुनाव में आपको थप्पड़ मारने वाला कहां से आ जाता है? कोई विकास का काम क्यों नहीं होता? मैं पूछूं कैसे हो जाता है ये थप्पड़ मारने वाला? आप ही की जीप पे कैसे चढ़ जाते हैं थप्पड़ मारने वाले? मैं पूछूं। देवेंद्र सहरावत तो ये भी दावा कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में कुछ और आम आदमी पार्टी विधायक बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। और इस फेहरिस्त में कितने विधायक हैं? नहीं, ये मैं नहीं जानता, बहुत लोग नाराज और परेशान हैं। वैसे भी पिछले 3 दिनों में देवेंद्र सहरावत आम आदमी पार्टी के दूसरे विधायक हैं जो पार्टी का साथ छोड़ चुके हैं।
इससे पहले दिल्ली के एमएलए अनिल वाजपेयी ने आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। ऐसे में अगर कर्नल देवेंद्र का दावा सच साबित हुआ तो दिल्ली के दंगल में सीना ठोक कर उतरी आम आदमी पार्टी के लिए 12 मई से पहले बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। दिल्ली से सूरज अरोड़ा के साथ टीम न्यूज नेशन। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को उस मामले में क्लीन चिट मिल गई है जिसमें महिला ने सीजीआई पर आरोप लगाए थे। सुप्रीम कोर्ट के इन हाउस पैनल ने लंबी जांच और सुनवाई के बाद महिला कर्मी की शिकायत को ही खारिज कर दिया। 3 जजों के पैनल ने यह फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई पर लगे आरोप बेबुनियाद साबित हुए। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व महिला कर्मचारी ने जो आरोप लगाए उसे 3 जजों की इन हाउस कमेटी ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट सेक्रेटरी जनरल की ओर से जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक कमेटी को इन आरोपों में कोई तथ्य नहीं मिला है। कमेटी को चीफ जस्टिस के खिलाफ आरोपों का कोई आधार नहीं मिला। कमेटी की रिपोर्ट चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस अरुण मिश्रा को सौंप दी गई है। इन हाउस कमेटी में जस्टिस S.A. बोबडे, जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस इंदु मल्होत्रा शामिल थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जाएगी। जांच के दौरान चीफ जस्टिस खुद जांच कमेटी के सामने पेश हुए थे। आरोप लगाने वाली महिला जांच समिति के सामने 3 बार पेश हुई और बाद में उसने खुद को इन हाउस कमेटी की कार्रवाई से अलग कर लिया था। महिला का आरोप था कि उसे कमेटी की कार्रवाई के दौरान वकील को साथ रखने की इजाजत नहीं है। साथ ही इस कार्रवाई की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग भी नहीं होती है। इससे पहले आरोप लगाने वाली महिला की आपत्ति पर जस्टिस N.V. रमन्ना खुद ही इस कमेटी से हट गए थे। उनकी जगह जस्टिस इंदु मल्होत्रा को इस कमेटी में शामिल किया गया था। तो आखिरकार 3 जजों की हाउस कमेटी से चीफ जस्टिस को क्लीन चिट मिल गई। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या चीफ जस्टिस के खिलाफ लगे इन आरोपों के पीछे कोई बड़ी साजिश थी? इसके लिए इंतजार करना होगा जस्टिस पटनायक की रिपोर्ट का, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस को फंसाने की कथित साजिश की जांच का जिम्मा दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय के साथ अरविंद सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। और आज सीबीएसई के 10वीं के नतीजे घोषित कर दिए गए। खास बात यह रही कि इस साल 13 छात्रों ने टॉप किया, यानी कि 13 छात्र ऐसे थे जिन्हें 500 में से 499 बराबर नंबर मिले। पीएम मोदी ने सभी छात्रों और उनके शिक्षकों को बधाई दी है। ये वो चेहरे हैं जिन्होंने इतिहास रच दिया है। सीबीएसई के 10th का रिजल्ट आया तो सब हैरान रह गए। इस साल रिजल्ट 91.1% रहा। खास बात ये रही कि इस साल 13 स्टूडेंट्स ने टॉप किया है। उन्हें 500 में से 499 अंक मिले। इनमें 7 लड़के और 6 लड़कियां हैं। ये चेहरे उन्हीं 13 में शामिल हैं। जयपुर की तारू जैन बताती हैं, वो एग्जाम के दौरान दिन में कम से कम 4 घंटे पढ़ाई करती थी और आगे चलकर DU में दाखिला लेना चाहती हैं। इसी तरह जौनपुर से टॉप करने वाले योगेश कुमार का कहना है, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। इट वाज वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी। तो एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। बस प्लान स्टडी करती थी और डेली टारगेट सेट करके उसको कंप्लीट करने की ट्राई करती थी, चाहे कितनी भी देर लगे। आप हार्ड वर्क कीजिए। सक्सेस के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं है। आपको हमेशा सक्सेस के लिए लॉन्ग वे ही चूज करना पड़ेगा। स्कूल्स, माय ट्यूशन टीचर एंड माय पेरेंट्स और ऑफ कोर्स ऑलमाइटी, बस यही हेल्पफुल रहे हैं और कोई भी हेल्प नहीं थी। मुझे जेईई क्लियर करना है 2021, IIT में पढ़ना है, एस्पायर टू बी एन IITian। स्ट्रेस मेरे में नहीं था, आई एम प्रीटी श्योर, क्योंकि मेरा एक गोल, एक रूटीन रहा है कि कितना भी हो, चाहे वोट से एक दिन पहले हो, चाहे नॉर्मल डेज हो, एवरी डे आई गो फॉर 2.5 hours प्लेइंग विद माय फ्रेंड्स। इस साल त्रिवेंद्रम रीजन का रिजल्ट सबसे बेहतर रहा। यहाँ 99.85% रिजल्ट रहा। इसके बाद चेन्नई रहा, जहाँ का रिजल्ट 99% रहा और तीसरे नंबर पर अजमेर रीजन रहा। यहाँ रिजल्ट 95.89% है। वहीं 25 सेकंड टॉपर्स को 498 नंबर मिले और 58 थर्ड टॉपर्स ने 497 नंबर हासिल किए। सीबीएसई 10वीं के नतीजों पर पीएम मोदी ने भी खुशी जताई और कामयाब छात्रों को बधाई दी। पीएम मोदी ने ट्वीट करके कहा, सीबीएसई 10वीं के कामयाब दोस्तों पर मुझे नाज है। मैं उन्हें उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं। उनके दोस्तों और गुरुजनों को भी बधाई। मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी कामयाब छात्रों को बधाई दी। सीबीएसई के 10वीं के सभी सफल यशस्वी छात्रों को मैं बहुत बधाई देता हूं। 10वीं की परीक्षा का रिजल्ट भी समय पे आया है। पिछले ही सप्ताह
12वीं का भी रिजल्ट आ गया। 10वीं के रिजल्ट में 91% छात्र सफल हुए हैं। जो नहीं हुए हैं वो भी उनके अगले अटेम्प्ट में पास हो जाएंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। उनके लिए भी 12वीं की तैयारी का ही ये एक हिस्सा होगा। हालांकि सोमवार को रिजल्ट घोषित किए जाने की कोई सूचना नहीं थी, लेकिन फिर अचानक रिजल्ट 3 बजे आने की खबर आई और इसके बाद जो नतीजे सामने आए उसने छात्रों और उनके अभिभावकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। टीम न्यूज़ नेशन